ठीक है भाई, चलते हैं। आज एसी थ्योरी का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे से चलते हैं, यानी कि एसी के जो पद हैं, यानी कि एसी के जो मुख्य मुख्य जो पद होते हैं, परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हमारे बात हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे एसी के मुख्य पद या संबंधी परिभाषाएं। ठीक है भाई, जिसमें पहला है हमारे पास ज्या वक्र या ज्या तरंग, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइन वेव। साइन वेव, ठीक है। साइन वेव क्या होता है कि जैसे प्रत्यावर्ती जो राशियां होती हैं, जिसमें वोल्टेज और जो धारा होती है, उन धाराओं के जो प्रवाह का जो क्षेत्र का जो वक्र होता है, यानी कि ज्या तरंग जो रेखाएं बनती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, साइन वेव बोला जाता है, यानी ज्या वक्र बोला जाता है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जैसे अल्टरनेटर से जो चीजें मिलती है हमारे को एसी सप्लाई के द्वारा, यानी कि एसी सप्लाई कहाँ से मिलती है, अल्टरनेटर से मिलती है ना। उस अल्टरनेटर के अंदर हमारे पास कौन सा वेव निकलता है, ज्या तरंग निकलता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे पास एक डिवाइस और होता है, जो हमारे पास कौन सा होता है, ऑसिलेटर होता है। उस ऑसिलेटर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, एसी प्राप्त की जाती है, करते हैं ना। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास एसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए एक अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। उस अल्टरनेटर के प्रयोग के अंदर क्या करते हैं कि जैसे साइन वेव बनता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनता है साइन वेव। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, और यहाँ पे हमारे पास दोनों राशियां हैं, जो कौन कौन से, धारा और वोल्ट था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दोनों यहाँ से वेव बना रही है। एक बार क्या बन रही है, प्लस में, और दूसरा क्या बन रहा है इसका, माइनस में। ये इसका क्या है, टाइम है, यानी समय है। क्या है ये, समय है। यानी कि जो समय उनका जो मान और जो दिशा होती है, वो समय के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। एसी का मतलब यही होता है। और एसी हमारे लिए क्या होती है कि यानी परिवर्तित मान होती है। ठीक है, समय समय के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। उसी प्रकार से हमारे पास क्या होती है, एक अल्टरनेटर के माध्यम से भी एसी प्राप्त की जाती है। अल्टरनेटर के अंदर आउटपुट में भी हमारे को साइन शेड्यूल यानी साइन वैल्यू के मानों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, ज्या तरंग प्रयोग की जाती है। दूसरा प्रयोग हम क्या करते हैं कि एक ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर का काम भी क्या होता है कि ऑसिलेटर भी एक एसी सप्लाई ही प्राप्त करता है। यानी कि आउटपुट जो हमारे को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अल्टरनेटर और ऑसिलेटर से भी हमारे को एसी प्राप्त होती है। वो भी कौन सा वेव बनाती है, साइन वेव ही बनाती है। ठीक है, और साइन वेव बनाने से हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो जिसको हम बोलते हैं कि इसका मान, ठीक है, एसी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, ज्या तरंग हो गई है। ठीक है, यानी कि एक वक्र का जो क्षेत्र का तैयार किया गया मान ही ज्या तरंग कहलाता है। ठीक है, साइन वेव जो बनाती है। ठीक है, जैसे मान लें कि एक बार प्लस में चली जाती है और दूसरे माइनस में चली जाती है, तो ये चीजें हमारे को मिलती है क्या, एसी सप्लाई के अंदर ही मिलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डीसी की बात करते हो, तो डीसी में क्या होता है, जो डायरेक्ट क्या करती है, करंट चलती है। समय और मान का जो परिवर्तन, मान और जो दिशा होती है, वो समय के साथ क्या नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। ये डायरेक्ट क्या होती है, डीसी करंट होती है। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे चल रही है उसी प्रकार से आगे चलती हुई चली जाएगी। तो जैसे हमारे पास एसी के अंदर प्लस और माइनस हो रही है, एक बार करंट बढ़ रही है, एक बार घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ये जो मान हमारे पास किसमें होता है, एसी के अंदर ही प्राप्त होता है। क्लियर, ये था हमारे पास कौन सा, ज्या तरंग। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नंबर 2 की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन सा हो गया, आवर्ती। कौन सी होगी, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मान अगर बात करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी के अंदर किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं,
यानी कि हमारे पास राशियां होती है, यानी प्रत्यावर्ती जो राशि होती है जैसे धारा और वोल्टेज होता है, उनके मान का जो 1 सेकंड के अंदर किया गया चक्र, यानी कि 1 सेकंड के अंदर किया गया चक्र का जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? आवर्ती। यानी कि हमारे पास 1 सेकंड के अंदर जितना समय ले रहा है उस समय के अंदर हमारे को आवर्ती प्राप्त हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोला जाता है। जैसे मान लिया 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर क्या करती है? कोण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। परिभाषा क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ से प्रदर्शित किया जाता है या एफ से दर्शाया जाता है। दूसरी बात कि आवर्ती का जो मात्रक होता है, मात्रक की या इकाई की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसी प्रकार से एक एसआई जो मात्रक होता है, मात्रक एसआई क्या होता है? साइकिल प्रति सेकंड भी कहा जा सकता है, साइकिल प्रति सेकंड भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात हमारे पास क्या आती है फ्रीक्वेंसी के अंदर कि हमारे भारत के अंदर, इसके अंदर भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है क्या होता है? सप्लाई जो मान होता है भारत के अंदर 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल बनता है कि जैसे मान लिया कि सवाल बन सकता है कि आवर्ती की परिभाषा पूछ सकता है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। इसको एफ से दर्शाया जाता है और इसके जो इकाई होगी मात्रक होगा क्या होगा? हर्ट्ज होगा। ऐसा ही मात्रक की अगर बात करते हैं साइकिल प्रति सेकंड में इसको मापा जा सकता है। और भारत के अंदर अगर सप्लाई की अगर बात करते हैं कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि फ्रीक्वेंसी को मापने वाला यंत्र क्या होता है? आवर्ती मीटर। आवर्ती मीटर से किसको मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को या आवर्ती को मापा जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल बन सकता है इसके अंदर तो हमारे यूएसए के अंदर क्या? यूएसए के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी का जो मान होगा आवर्ती का कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है। क्लियर? जितना भी फ्रीक्वेंसी का जितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से हमको आप लोगों को बिल्कुल क्लियर सटीक जवाब मिल गया आपको कि जहां से क्वेश्चन बनना है वहां से इससे बाहर कोई सवाल नहीं बन सकता है। ठीक है। क्वेश्चन जहां से बन रहा है उसके मात्रक पूछ सकता है। ठीक है। यूएसए के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है वो पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है? आवर्ती मीटर से उसको मापा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात इसकी मात्रा परिभाषा क्या होती है? परिभाषा भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। ये आवर्ती मीटर के बाद में चक्कर साइकिल चक्कर आवर्ती मीटर और ज्या तरंग दोनों चीज क्लियर हो गई है? यस सर। किसी को दिक्कत? फ्रीक्वेंसी के अंदर जितना क्वेश्चन बनता है वो चीजें आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चक्र। चक्कर या बोले इसको साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? साइकिल। वही बात है यहाँ पे आवर्ती जो मान बताया गया था उसी आवर्ती के हिसाब से अगर बात करते हैं चक्र में यानी कि प्रत्यावर्ती राशि यानी कि धारा और वोल्टेज होती है, उस धारा और वोल्टेज के मान की अगर बात करें मान और दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित क्या होती रहती है? यानी मान और दिशा के अंदर क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। यानी कि चक्रों की संख्या के अंदर परिवर्तन होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये कोई साइकिल का चक्र है, रिम को जिसको हम बोलते हैं ना, और बीच में हमारे पास ऐसे लगी रहती होती है ना। तो जैसे मान लिया कि ये चक्कर पूरा कब होता है? जैसे यहाँ से मान लिया स्टार्ट किया है तो चक्कर यहाँ से घूम के यहाँ तक तो उसका आधा चक्कर हुआ, यहाँ से घूम के पूरा यहाँ ही पूछेगा तो क्या बन जाएगा? एक पूरा चक्कर बनता है।
बनता है ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके मान और दिशा परिवर्तित होती रहती है, यानी पूर्ण चक्र करने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वह प्रत्यावर्ती राशि जिसका मान और दिशा पूर्ण चक्र के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्र कहते हैं। ठीक है, चक्कर की अगर बात करते हैं तो वही हमारे पास क्या आएगा कि साइकिल प्रति सेकंड के रूप में भी इसको मापा जा सकता है। ठीक है, क्या मापा जा सकता है इसको, साइकिल के रूप में भी इसको मापा जा सकता है, जैसे साइकिल की तरह घूम रही है। कहने का मतलब यहाँ पे वही बात यहाँ पे आएगी, जब तक पूरा चक्कर नहीं होगा तब तक साइकिल नहीं कहलाएगा, चक्कर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि पूर्ण चक्कर लेने में लगाया गया समय की बात करें तो वही बात आ रही है, मान दिशा और परिवर्तित करें समय के साथ। ठीक है ना, तो जाने कि इसके अंदर अगर पूरा जो एंगल अगर बनातेगा तो कितने डिग्री का बनाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका चक्कर भी कंप्लीट। इसके बाद में हमारे पास आता है समय अंतराल। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा, समय अंतराल, अंतराल बोले या टाइम पीरियड बोले। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, आवर्तकाल बोल सकते हैं। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक संपूर्ण चक्कर को पूरा होने में लगा समय, एक संपूर्ण चक्कर को लगने वाला जो समय होता है, यानी कि एक पूर्ण चक्कर जितना, मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लिया है, यानी संपूर्ण चक्र की बात करते हैं हम। ठीक है, संपूर्ण चक्र में जितना लगाया गया समय वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है ये, फ्रीक्वेंसी का, यानी कि एक संपूर्ण चक्र की बात करता है यहाँ पे, संपूर्ण चक्र की बात करता है। ठीक है, और यह क्या करता है कि ये आवर्ती का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती। ठीक है, और दूसरी बात आवर्ती का विलोमानुपाती होता है। देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो चीजें क्लियर हो रही है ना, अगर यहाँ से कोई दिख नहीं रहा है तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा बोल देना। ठीक है ना, एक संपूर्ण चक्र लगाया गया, यानी कि एक समय के अंदर, यानी कि एक सेकंड के अंदर संपूर्ण चक्र लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, समय अंतराल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है ना, आवर्ती का विलोमानुपाती होता है। जैसे आवर्ती को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। इसी प्रकार से इस समय अंतराल को किससे डिनोट करते हैं, टी से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। देखिए, इसका टी के बाद अगर बात करते हैं तो टी बराबर क्या होगा, 1/f होगा। ठीक है, क्या होगा, टी अपॉन सॉरी एफ, टी बराबर 1/f होगा। तो जैसे यहाँ पर टी क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल, और एफ क्या है यहाँ पे, आवर्ती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। तो आवर्ती क्या होगी, 1/हर्ट्ज होती है ना, तो हम इसको हर्ट्ज इनवर्स भी बोला जा सकता है। इसका मात्रक हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं ना। ये हमारे पास कौन सा हो गया, समय अंतराल या आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक, पीछे सर का हाथ लगा रहा उसके बाद। ठीक है भाई, चले आगे। तो यहां था हमारे पास समय अंतराल की बात कर रहे थे हम, और इसके बाद में हम बात करते हैं आयाम, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, आयाम या एम्पलीट्यूड। देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, लेकिन समझना इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयाम, आयाम या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, देखिए आयाम और एम्पलीट्यूड क्या होता है।
इसे कहते हैं आयाम और एम्पलीट्यूड। प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का जो धन अथवा ऋण दिशा में समय स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान पर क्या कर देता है, पहुंच जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना मान हमारे पास है, कि जैसे ये हमारे पास है साइन वेव, यहाँ से स्टार्ट किया और एक अधिकतम मान के ऊपर क्या करते हैं, पहुंच जाए, यानी कि धन से ऋणात्मक की ओर सापेक्ष गति के साथ। ठीक है, यानी कि ये धनायन हो गया, धनायन हो गया, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऋण आयन हो गया। ठीक है, ये धनायन और ये ऋण आयन, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक शिखर मान, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा है, पहुंच रहा है, अधिकतम मान के ऊपर क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। तो यानी कि जो सापेक्ष गति के हिसाब से या समय के साथ धनायन और ऋणायन के हिसाब से शिखर मान पर या अधिकतम मान पर पहुंच रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम आयाम कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो धन से ऋण की ओर एक सापेक्ष गति से एक शिखर मान पर या अधिकतम मान पे लिख लो, अधिकतम मान पर पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं आयाम कहा जाता है, आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे हम क्या हो गया, आयाम, यानी कि जीरो से धनायन और फिर जीरो पे पहुंच रहा है, फिर ऋण की ओर जा रहा है, फिर जीरो पे पहुंच रहा है। तो ये धनायन से और ऋणायन एक सापेक्ष गति के साथ, यानी कि यहां से गति स्टार्ट की और यहां से गति पहुंच गई, यहां पहुंच गई है। ठीक है, एक सापेक्ष गति के चलते हुए मान के एक अधिकतम मान पर जो पहुंचता है उसे हम बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में तात्क्षणिक मान, क्या कहते हैं इसको, तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। अब तात्क्षणिक मान की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे पास साइन वैल्यू है, इस साइन वैल्यू के हिसाब से अगर बात करते हैं तात्क्षणिक मानों की, तो तात्क्षणिक मान क्या होता है कि वह प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज किसी भी क्षण पर मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे परिभाषा में बोल दिया कि वह प्रत्यावर्ती धारा जो एक क्या कहलाएगा, विद्युत धारा अथवा वोल्टेज किसी भी क्षण पर क्या करता है, पहुंचता है। यही तो है, यानी कि एक क्षण के ऊपर, जैसे मान लिया कि यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां से धनायन के रूप में ये क्षण के ऊपर पहुंचा है। ठीक है ना, यहां से स्टार्ट करके धनायन रेखा वैल्यू की बात वैल्यू पर पहुंचती है, तो यहां एक क्षण के ऊपर पहुंचता है। तो यानी किसी भी क्षण के ऊपर पहुंचा है तो जिस समय के ऊपर वो पहुंच रही है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके धनायन में पहुंचा और धनायन से वापस इसको कितने डिग्री पे आ रहा है, वो 90 180 डिग्री पे आ रहा है। ये 90 डिग्री हो गया, इसका 2 पाई हो गया, यही होता है ना, पाई बटा 2 यानी 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया, यानी कि 180 डिग्री हो गया ना। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट 0 से 90, 90 से 180 पर पहुंच रहा है, तो हमारे पास एक क्षण कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक क्षण क्या हुआ, एक रेखा बनाया है, तो यानी धनायन का, उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान। यानी कोई भी एक केंद्र बिंदु पर पहुंचने के लिए एक तात्क्षणिक मानों की अगर बात करते हैं, तो जितना समय 0 से और एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है उसे में एक क्षण बोला जाता है या बिंदु बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक मान बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, तात्क्षणिक मान बोला जाता है। ठीक है, क्लियर, ये चीजें आप लोगों को नोट करवा दी गई है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद में जो टॉपिक है तात्क्षणिक मान, आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल, चक्र,
सारी चीज क्लियर है ना? यस ऐसा तो कोई बैठा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग सोचते हो कि इतना क्यों ध्यान देना, क्लास ही देख लें वीडियो की, ये तो बात है ना। वो भी देखेंगे समझ में, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब है भाई? तो थोड़ा सा ध्यान इधर भी दो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शिखर मान, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू किसे कहते हैं? पीक वैल्यू प्रत्यावर्ती राशि में धनात्मक और ऋणात्मक वह प्रत्यावर्ती राशि जो धनात्मक और ऋणात्मक मान है के मान पर एक अधिकतम मान पर क्या कर रहा है? पहुंच रही है, उसे हम बोलते हैं शिखर वैल्यू या शिखर मान बोला जाता है। जैसे वह प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती राशि, अब राशि कौन सी? धारा या वोल्टता, वोल्टता धन सिरे से व ऋण सिरे पर, ऋण सिरे से एक अधिकतम मान पर, एक अधिकतम मान पर पहुंच रही है, पहुंच रही है, उसे हम बोलते हैं शिखर मान या पीक वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? शिखर मान या पीक वैल्यू कहते हैं। देखिए जैसा नाम वैसी परिभाषा, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है यहाँ पे भाई। हमने शिखर मान बोला है, शिखर मान का मतलब क्या होता है कि एक अपने एक अधिकतम बिंदु पर पहुंच रहा है, ठीक है। एक अपने अधिकतम जैसे टारगेट करके जा रहा है कि मेरे को उस बिंदु तक पहुंचना है, तो एक अधिकतम मान हो गया उसका, ठीक है ना। शिखर जहाँ पे उसका पॉइंट है वो एक बिंदु टारगेट करके जा रहा है, तो उस मान पर पहुंच रहा है अधिकतम बिंदु, चाहे वो धन सिरे से जाए चाहे वो ऋण सिरे से जाए, लेकिन जाएगा धन सिरे से और ऋण सिरे से गुजर के ही, ठीक है। तभी तो एक चक्कर पूरा होता है उसका। ऐसा थोड़ी है कि भाई उसने छलांग लगा दिए और डायरेक्ट जाके सीधे एक शिखर मान पर पहुंच गया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, साइन वेव की बात कर रहे हैं हम, तो साइन वेव के हिसाब से अगर बात करते हुए चलते हैं तो हमको धनायन से और ऋणायन की तरफ घूम के ही चलना पड़ेगा, चाहे वो कितनी दूरी पे घूम के आना पड़े हमको, तभी एक अधिकतम मान के ऊपर पहुंच पाएंगे हमको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? शिखर मान, ठीक है। तो शिखर मान के अगर बात करते हैं तो यही चीज होती है कि धनायन से ऋणायन में, ठीक है ना। तो चाहे गुजरना पड़ेगा अपन को यहीं से, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, यहाँ एक इसका क्या होगा? शिखर मान हो गया। जितने टाइम के ऊपर, जितने समय के ऊपर जिस शिखर मान पर पहुंच रहे हो उसे हम बोलते हैं क्या? शिखर वैल्यू या शिखर मान, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है RMS मान, रूट मैन इसको हम बोलते हैं रूट मैन स्क्वायर वेव। क्या बोलते हैं इसको? रूट मैन स्क्वायर वेव, ठीक है ना। इसका देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर क्या करता है कि RMS का पूरा नाम पूछ लेता है, ठीक है ना। RMS का पूरा नाम आप लोगों को याद होना चाहिए कि रूट मान स्क्वायर वेव, रूट मेन स्क्वायर वेव, ठीक है। तो इसका रूट मैन स्क्वायर वेव बोला जा सकता है, और दूसरा इसको हिंदी में नाम बोलते हैं इसको प्रभावी मान। क्या बोलते हैं इसको? प्रभावी मान, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्रभावी मान। अब देखिए प्रभावी मान क्या होता है, तो इसमें सवाल यहीं से बनता है कि प्रभावी मान का जो मान होता है वो कितना होता है।
देखो इसके अंदर जो राशियां हमारे पास होती हैं, दो राशियां चलती हैं, धारा और वोल्टता चलती है ना। तो जैसे धारा के मान अगर स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर में रूट लगा के बात करते हैं हम, तो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर डॉट 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 IN का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक वैल्यू बन जाती है, जो हमारे पास कौन सी वैल्यू बनती है, RMS वैल्यू बनती है। कौन सी बनती है, RMS वैल्यू बनती है। और RMS वैल्यू के बनने के बाद में जो मान हमारे पास आता है वो कितना आता है, 0.707 आता है। ठीक है, तो जैसे यहां से हमारे पास मान लिया कि ERMS बराबर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर डॉट 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 IN का स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीजें हैं। तो जैसे मान लिया कि ERMS बराबर क्या होता है, IRMS होता है, इसको हम IRMS बोल सकते हैं, IRMS। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या होगा, 0.707 IR मैक्सिमम। अगर हम बात करें ERMS की, तो हमारे पास E मैक्सिमम बराबर क्या होता है, हमारे पास ये मान हमारे को रखना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल का सवाल भी आ जाता है, तो उस न्यूमेरिकल सवाल में आपको लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल सवाल के अंदर क्या छोटे सा सवाल यही आता है कि उसके अंदर जो मान दे देता है, उस मान में अपन को 0.707 से क्या कर लेना है, गुणा करना है। ठीक है, और इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक पूरी टेबल तैयार कर देंगे, जिसका प्रभावी मान, एवरेज वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसके अंदर पूरा का पूरा मान हमारे पास इस टेबल में हम नोट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें, इनका सभी का मान हमारे को याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को शिखर मान और प्रभावी मानों के अंदर अगर बात कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, IRMS अगर बात कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से निकाल के जो सवाल हमारे पास दोनों तरफ से आ सकता है, दोनों तरफ से क्या होगा कि IRMS बराबर 0.707 I मैक्सिमम, क्या होता है, I मैक्सिमम। और इसी में अगर वोल्टेज यानी कि ERMS अगर बात करते हैं, तो 0.707 E मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि प्रभावी मान होता क्या है। प्रभावी मान का दूसरा नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर भी बोला जाता है, या RMS वैल्यू भी इसको बोला जाता है। इसकी परिभाषा आप लोगों को नहीं पूछता है, परिभाषा अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जितना भी प्रभावी मान, यानी कि जो चीजें वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा और वोल्टता के मान पर एक प्रभाव मान दिखाई देता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक प्रभावी मान या RMS मान बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है औसत मान। औसत मान जहां से क्वेश्चन बन रहा है वही चीजें आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। प्रभावी मान और औसत मान, यानी कि एक एवरेज मान की अगर बात करते हैं तो औसत मान होता है, एक एवरेज ले ली जाती है कि भाई इतना एक एवरेज मान होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा कौन सा, औसत मान। औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू। औसत मान देखिए, जो अपनी स्पेशल एक ITech की क्लास है, ये इस फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। इस फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर जो ये चैप्टर है ना, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना, उनका जो छोटे छोटे जो मान है ना, वो मान आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे मान दे देता है प्रभावी मान, एवरेज मान, पीक वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, लास्ट में आपको मैं एक पूरी टेबल बनवा दूंगा, तो पूरी टेबल के अंदर क्या होगा, पूरे सभी का मान आपको एक जगह नोट कर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बार बार पन्ने पलटने की जरूरत नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं औसत मान। औसत मान किसे कहते हैं कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा और वोल्टता के मान में आधे चक्कर में तात्कालिक मान, कितने में, आधे चक्कर में,
वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा और वोल्टता जो आधे चक्रों में मान परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? औसत मान कहते हैं या एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है भाई, इसे कहते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि जो धारा और वोल्टता के आधे चक्र के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? औसत मान या एवरेज वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या होगा, यानी कि आई एवरेज वैल्यू बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट IN हमारे पास इसका मान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो रूट का मान नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है ना, क्या नहीं होगा? रूट का मान नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि I एवरेज वैल्यू बराबर क्या होता है? 0.637 I मैक्सिमम। क्लियर? यहाँ पे अगर आई यानी कि एवरेज धारा का अगर मान की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 0.637 आई मैक्सिमम होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं ई एवरेज की, ई एवरेज बराबर क्या होगा? 0.637 ई मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? औसत मान हो गया, यानी कि एवरेज वैल्यू हो गई है। ठीक है, एवरेज वैल्यू और औसत मान हमारे पास कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है पीक फैक्टर। कौन सा आता है? पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर, शिखर गुणांक। ठीक है, किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती राशि का वह प्रत्यावर्ती राशि इसका अधिकतम मान और औसत प्रभावी मान के अनुपात को क्या कहते हैं? शिखर गुणांक कहते हैं, पीक फैक्टर कहा जाता है। देखिए इसको कि जैसे मान लें कि वह प्रत्यावर्ती राशि कौन सी राशि आप लोगों को याद रखनी है? धारा और वोल्टता, जिसका अधिकतम मान तथा प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर या शिखर गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे पीक फैक्टर बराबर या पीक गुणांक बराबर क्या होगा? अधिकतम मान बटे प्रभावी मान। इन दोनों के अनुपातों की बात की है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पीक गुणांक बराबर अधिकतम मान बटे प्रभावी मान, दोनों के जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर? अब देखिए इसके मान में हम रखते हैं तो पीक फैक्टर बराबर या पीक गुणांक बराबर, अब अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान बता सकते हैं आप? कितना होता है बताइए? आई एवरेज बराबर आई आरएमएस या आई मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम बटे आई आरएमएस। तो अब आपको आई मैक्सिमम का मान अगर ज्ञात करना है या फिर पीक गुणांक का मान अगर ज्ञात करना है तो क्या होगा? आई मैक्सिमम बटे आई आरएमएस गुणा 0.707। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो मान आएगा पीक फैक्टर का, पीक गुणांक का, तो क्या कहलाता है? 1.414 क्या होगा? पीक गुणांक का मान ज्ञात होता है। ये कई बार सवाल में पूछ सकता है आप लोगों को कि
पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है, ठीक है ना। 1.414 हमारे पास क्या होता है, पीक फैक्टर होता है। और दूसरी बात यहाँ से सवाल ये पूछ सकता है कि पीक गुणांक किसे कहते हैं, यानी कि अधिकतम मान तथा प्रभावी मान के अनुपात को क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहा जाता है, यानी कि पीक वैल्यू कहा जाती है, ठीक है, फैक्टर कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक ये मान आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती राशि। फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं हम। यहाँ तक किसी क्लियर है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को, आप ये मत समझो। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म फैक्टर। कौन सा है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं, देखो इसमें सबसे छोटी सी बात यही आती है कि फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है कि औसत प्रभावी मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। देखिए यानी कि वह प्रत्यावर्ती राशि जिसका प्रभावी मान तथा औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि वह प्रत्यावर्ती राशि जिसका प्रभावी मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इस फॉर्म फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि K बराबर क्या होगा, I मैक्सिमम बराबर बटे I एवरेज। तो हमारे पास क्या होगा, I RMS गुणा 0.707 बटे 0.637, 0 एवरेज की बात करें तो गुणा 0.637 बराबर 1.11। ठीक है। तो अगर मान के चलो इन दोनों को अगर आप भाग देके करते हो तो हमारे पास K बराबर क्या होगा, 1.11 क्या होगा, इसका मान प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है, फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फेज, ठीक है। फेज क्या होता है कि यानी कि दो ऐसी प्रत्यावर्ती राशियां जिनके दो फेजों के बीच में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको, फेज, ठीक है। यानी कि ऐसी दो फेजों के मध्य के जो अंतराल होता है, अंतराल को क्या कहते हैं, फेज अंतर बोला जाता है, फेज डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। यानी कि फेज डिफरेंस हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो एक होता है हमारे पास इन फेज और एक होता है आउट फेज, ठीक है। इन फेज किसे कहते हैं कि वह प्रत्यावर्ती राशियां जिसका मान घटता और बढ़ता है तो उसके अंत में जो शिखर मान पर एक साथ एक समय पर पहुंचती है उसे हम बोलते हैं इन फेज। जैसे इन फेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, साइन वेव, इसको समझना। इन फेज का मतलब क्या होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, दो राशियां हमारे पास धारा और वोल्टता होती है, इसी प्रकार से दूसरे में हम पहुंचते हैं, यहाँ से यहाँ एक साथ एक समय पर पहुंच रही है। ये तो इसका धारा हो गया और ये इसका वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसका यानी कि V हो गया और I हो गया, I और V हो गया। और ये हमारे पास किसका क्या हो गया, एक शिखर मान हो गया। क्या हो गया, एक शिखर मान। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां से उसका मान में घटता और बढ़ता है और लास्ट में एक समय पर वो दोनों राशियां पहुंचती है, एक समय में एक जगह पर पहुंचती है, तो उसे हम बोलते क्या, इन फेज बोला जाता है। जैसे मान लिया कि यहाँ से एक साथ स्टार्ट हमने किया तो एक साथ हमने क्या कर, दोनों राशियां पहुंच रही है, एक जगह पर पहुंच रही है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इन फेज कहते हैं,
ठीक है। इन फेज का मतलब यानी कि 90 डिग्री के मान से अगर कम होता है तो वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, क्वाड्रेचर बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है उसको, क्वाड्रेचर। और 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेज। एंटी फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एंटी फेज। और दूसरी बात, आउट फेज की अगर बात करते हैं कि जैसे मान लिया कि ये चीजें हमारे पास है, दोनों का जो मान होता है, ठीक है, दोनों का जो मान होता है वो दोनों का जो अंतर होता दिखाई देता है दोनों राशियों के बीच में। दोनों राशियों के बीच में दोनों राशियां एक समय पर नहीं पहुंच पाती है, यानी घटते और बढ़ते मान होता है, दोनों राशियां एक समय पर नहीं पहुंच पाती है, दोनों के अंदर क्या होता है, अंतर होता है या गैप होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, आउट फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, आउट फेज। ये टाइम हमारे पास ये वाला और ये वाला जो अंतर दिखाई दिया है वो हमारे पास कौन सा होगा, आउट फेज कहलाएगा। दोनों राशियां आगे पीछे है ना, और दोनों राशियां आगे पीछे होने से ही आउट फेज कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने एक चीज आप लोगों को बता दिया कि 90 डिग्री से अगर कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, क्वाड्रेचर बोला जाता है। 90 डिग्री से कम में तो क्या बोलता है, क्वाड्रेचर। और 180 डिग्री से ज्यादा एंटी फेज, जिसको हम बोलते हैं एंटी फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, एंटी फेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आज हमारे लिए हमने जो परिभाषाएं थी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, और इससे अगले जो वीडियो में हम देखते हैं कि आगे चलेंगे किसके बाद में हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंट्स वगैरह जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का जितना वीडियो हमारे पास जितना भी बना है हमने पूरी परिभाषाएं कंप्लीट कर ली है। तो अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई चीज को समझ में नहीं आई है तो आप अपने को दोबारा से इसको देख के समझ के आराम से उसको दोबारा से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करें, सब्सक्राइबर करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद। बस।